वो कोई थ्रेट नहीं समझेंगे। ठीक, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं। डॉक्टर सलमान काज़मी साहब, सेक्रेटरी जनरल आईडीए, अब डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं जब आवाम संजीदा नहीं लेती तो सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर होगा। लेकिन एक तरफ आवाम संजीदा नहीं लेती, लेकिन दूसरी जानब इल्जामात भी हैं डॉक्टर्स हजरात के ऊपर कि ये डॉक्टर्स हैं जो भी संजीदा नहीं ले रहे तमाम तर पेशेंट्स को, दीगर बीमारियों को वो सही तरह से देख नहीं रहे, और फिर डॉक्टर्स चाहते हैं कि लोग मरें। डॉक्टर सलमान काज़मी साहब, आपका टेक सर। ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम आते हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि जी डॉक्टर टीका लगा के मार रहे हैं मरीजों को। ये सब बकवास है। ये कैसे हो सकता है कि किसी बंदे को कोई टीका लगा के मार दे? ये अस्पताल हैं, बिल्कुल सही, इलाज मुआवजे के लिए बने हुए हैं। अजीब किस्म की लोगों की परसेप्शन है चीजों के बारे में बनी हुई, और इसको मिथ्स है जो कि सोसाइटी में एक स्प्रेड हो रही है बड़ी तेजी से। जिसका जो दिल चाहता है वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगा देता है कि जी 5 लाख रुपए मांग लिए, मेरे से बॉडी नहीं दे रहे, हमारी बॉडी को कोरोना में डाल दिया है। मतलब एक अजीब किस्म की बातें हैं जो कि स्प्रेड हो रही हैं लोगों में, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि लोग कह रहे हैं। और उससे अस्पतालों पे मिसट्रस्ट भी क्रिएट हो रहा है, और लोग इस मरीजों को अस्पताल नहीं लेके आ रहे और घरों पे रख के उन्हें मार रहे हैं, और अजीबोगरीब इलाज करा रहे हैं। डिस्पेंसरों से टीके लगवा रहे हैं, अताइयों से उनका इलाज करा रहे हैं, खुद ही ऑक्सीजन खरीद के टैंक घर पे रखे हुए हैं, उसके जरिए लोगों को ऑक्सीजन लगा रहे हैं। उनको ये भी नहीं अंदाजा कि इसको ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, कितने लीटर पे चलानी है, कौन सा टीका लगना है। मतलब जो टीका टीवी पे चलने लगता है वो टीका खरीद के फौरन रख लेते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो कि लोग खुद अपने साथ कर रहे हैं, और पता नहीं है क्यों कर रहे हैं। हालांकि उनको किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसा करना शुरू कर दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये बीमारी खत्म नहीं हो रही, ये बीमारी रहेगी, मरीज और भी आएंगे, मजीद बढ़ भी सकते हैं, और कई माह ये सिलसिला जारी रह सकता है। मगर लोग यही समझ रहे हैं कि शायद ये हमारे घरों में नहीं आई। और अभी वो आप लोगों से पूछें तो वो ये कहते हैं कि जी डेंगू था, जी घर घर में डेंगू था, अभी तो कोरोना घरों में आया ही नहीं। तो ये कुछ शहरों में तो घर घर में जाने लग गया, बाकी शहरों में चला जाएगा, कुछ पे बड़ी ईद के बाद जाएगा, कुछ में अभी जाना शुरू हो गया। पहले लाहौर के मरीज थे, अब लाहौर के बाहर से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। फोन आता है, सर वो मैं अपने मामू को लेके आ रहा हूँ सियालकोट से, सर मैं लइया से आ रहा हूँ मेयो अस्पताल। तो इसका ये मतलब है कि लोग दूर दूर से अब पेशेंट्स फैलने लग गई ये बीमारी उन इलाकों में जहाँ पे पहले नहीं थी। अभी जब डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं कि लोग इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं, या लोग रूमर्स बना के सोशल मीडिया पे, अब जब कोई वाकया होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी। अब सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर आप देख लें, सहूलियात का फुकदान है और सीरियसनेस कहीं ना कहीं तो आप समझते हैं ना, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी वजह से ये सारी चीजें फैलती हैं। मैं आपको इसका जवाब देता हूं, क्योंकि ये इसलिए नहीं फैल रहा कि फुकदान है सहूलियात का, ये इसलिए फैल रहा है कि पहली दफा इस बीमारी में अटेंडेंट्स को वार्डों के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, इसलिए उनको ये पता नहीं है कि अंदर इलाज मुआवजा क्या हो रहा है। वो सारे बाहर बैठे हुए हैं और उनकी एप्रीहेंशन है क्योंकि उनको इल्म नहीं है। और प्लस ये इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि उन्हें ना ये कोरोना लग जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कंटेजियस है, सांस के जरिए फैलती है। तो ये लोगों को ये समझना जरूरी है। और फिर जब उन्हें जिस चीज का पता नहीं होता, जिधर उन्हें एक्सेस नहीं होती, उस वजह से जो वो एक जो अननोन फियर, वो एक खौफ है एक चीजों के मुतालिक, जो कि वो बीमार बातें फैल रही हैं। और मेरा ख्याल है कि कुछ बातें मतलब कुछ जगहों पे जिस तरह लोग कहते हैं कि जी फलां हॉस्पिटल पे गए वहां बेड नहीं था, वहां से लेके मरीज आगे गए वहां बेड नहीं था, इस तरह एक उस पर तो मैं यकीन कर सकता हूं कि हाँ जी ठीक है बेड नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे मरीज रेफर कर रहे हैं, कई दफा कुछ सरकारी अस्पतालों में भी बेड नहीं होते, वो दूसरे अस्पतालों को मरीज रेफर हो जाते हैं। मगर कुछ ये इल्जाम कि जी टीका लगा के मार दिया, 5 लाख रुपए लाश के मांग लिए, ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज क्लियर कर दें, आप लाहौर में ना एक और चीज क्लियर कर दें। मुझे पर्सनली 3 से 4 लोगों ने पिछले एक हफ्ते में, जिनके लवाहिकीन, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि हमारे जो मरीज हैं वो किसी और बीमारी से उनकी दुनिया से वो रोहत फरमा गए हैं, लेकिन उनको कोरोना में डाल दिया गया और उसके बाद उनकी तदफीन कोरोना से की गई। ये ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, ये एक्चुअली लवाहिकीन को यही लगता है। आप देखें, मैं मिसाल दूंगा, संडे को मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि उनके अंकल का सांस खराब हो गया है और उनका टाइफाइड की वजह से सांस खराब हो गया है। तो वो हम आ रहे हैं, तो फिर डॉक्टर साहब हम आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं टाइफाइड की। उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट भेजी वो कोरोना पॉजिटिव लिखा हुआ था उस पर। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई खुदा का खौफ करो, इसके ऊपर तो कोरोना की रिपोर्ट है और तुम फिर भी टाइफाइड कह रहे हो। लोग ये बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि उनके किसी रिलेटिव को या उनको कोविड है, क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है कि पूरी हुकूमत आ जाएगी, सैंपल लेगी,
घर में पुलिस आ जाएगी, लोगों में जनाजा नहीं हो सकता। आप खुद सोचें ना, एक सोशली ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है मुआशरे में कि आप किसी को कहें कि जिसको कोरोना था, उनके घर के करीब से कोई नहीं गुजर रहा, जनाजा तो बड़ी दूर की बात ये है। आपने बड़ा सही पॉइंट, मैं आप मेरे साथ रहिएगा। नजीर लगारी साहब, ये बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो एक स्टिग्मा बन चुका है और लोग अब इतने खौफजदा हो चुके हैं। अब ये कैसे स्टिग्मा दूर हो सकता है? मतलब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इवन WHO भी कह रहा है और इवन पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो असद उमर साहब वो कह रहे हैं 10 से 12 लाख लोग इफेक्ट होंगे। उसके बाद अगर ये दिसंबर तक जाता है, WHO ने खुद कहा, एक एम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की रिपोर्ट थी कि 22 से 29 लाख इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो बड़ी तादाद में लोगों ने इफेक्ट होना है। तो अगर ये स्टिग्मा रहेगा फिर तो बड़े मुश्किल हालात हो जाएंगे। कैसे दूर कर सकते हैं स्टिग्मा को? पहली बात यह है कि इसमें अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी करती है फिर आप दीगर लोगों पर उसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अगर वज़ीर आज़म इसकी ओनरशिप नहीं लेते हैं, अगर वज़ीर आज़म इस बीमारी को सीरियस नहीं लेते हैं और सेकंड इन कमांड जो डिप्टी वज़ीर आज़म समझे जाते हैं, असद उमर साहब जो सबसे ताकतवर आदमी समझे जाते हैं, अगर वो इसको सीरियस नहीं लेते हैं और वो जो है ये मिसालें देंगे कि जनाब हादसा पे ज़्यादा लोग मरते हैं, कोरोना में कम लोग मर रहे हैं, तो ये उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब रोज़ाना जो है वो 80,000 से 1.5 लाख के दरमियान लोग जो हैं वो इस दुनिया से जाने लगे और फिर कहेंगे जी हाँ अब मामला संजीदा हो गया है, अब हम इसको संजीदा लेते हैं। तो क्या संजीदगी के लिए ये मयार है उनका? क्या वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि लोग जो है इस सतह पर इस गिनती में मारे जाएं, इतनी बड़ी गिनती में मारे जाएं? क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी की शरह जो है वो इस तरह से ख़त्म हो, इस तरह से कम हो कि जनाब ये बीमारी के अंदर उनको झोंक दिया जाए? क्या वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि बीमारी जो है वो टारगेट करती है कि सिर्फ निचले तबकात को और बेचारों को, किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को, आम लोगों को, गरीब लोगों को, ख़वातीन को, इन लोगों को लगेगी और जो बड़े लोग हैं वो अपने घरों में, अपने महलात में महफूज रहेंगे? मुझे नहीं ख्याल, मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसा होगा। बीमारी सबको देख रही है लेकिन वज़ीर आज़म ने अब तक इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया है। खतरनाक हद तक जो है वो इससे लापरवाही बरत रहे हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि मेरे बस में होता तो मैं लॉकडाउन ही ना करने देता। अल्लाह के वास्ते रहम करें इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के अवाम के ऊपर, जो जिंदा बचे हुए हैं इन लोगों के ऊपर रहम करें और ये सारी सूरत हाल जो है। अब भाई मसला क्या है? अगर आप ये सब कुछ कर देते तो अब तो आपको ये लग रहा है ना कि एक आदमी से दूसरे आदमी को लग रहा है, पहले बाहर से आया है। अगर हम पहले ही कोई प्रिवेंटिव मेजर्स कर लेते, अगर हम पहले ही लॉकडाउन की तरफ चले जाते, अब बीमार जो मरीज हैं उनको हम पहले ही एक तरफ कर लेते, जो कोरोना का शिकार हुए थे, तो बाकी आबादी को बचाया जा सकता था। लेकिन वज़ीर आज़म एक दिन नहीं माने ना, एक दिन भी नहीं माने हैं कि जी इससे हमें लॉकडाउन करना चाहिए या हमें लोगों की जिंदगियों को बचाना चाहिए। उनका और उनकी जो टीम है, कोर टीम है, उसका तो कहना ही यही है कि यार इससे तो उस फलां बीमारी से मर जाते हैं, उस इतने तो फलां बीमारी से मर जाते हैं। अभी आप इंट्रो में बता रहे थे कि जी जो वो कार्डियक डिजीज है उसमें इतने लोग चले जाते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि यार वो डिजीज जितने भी हैं उनका फैलाव तो ये नहीं है ना। इस कोरोना वायरस का फैलाव कितना बड़ा है, वो किस तरह से फैल रहा है और किस तरह से वो बगैर किसी इम्तियाज के वो सफर कर रहा है, वो हर जगह जा रहा है, हर बस्ती में, हर गांव में, हर आबादी में, वो डिफेंस में, बहरिया में, हर जगह पर किसी को नहीं छोड़ रहा है। जहां पर उसको जाना है वो पहुंच रहा है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हम इससे इस तरह से बच सकते हैं? अगर हमारी हुकूमत की हाईएस्ट हिरारकी इसको ओन ही नहीं करेगी तो फिर हम कैसे करेंगे? ठीक, राव साहब ये सही कह रहे हैं। मैं आपकी तरफ जी नजीर साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात करता हूं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बुनियादों पर कहा है। जिन लोगों का मेरा क्या वास्ता है कि मैं बैठकर बताऊं कि जी नहीं इसके सिलसिले में फलां टोटका अख्तियार कर लो, फलां चीज खा लो। एक जो है वो जनाब इस चीज को खाने से कोरोना जो नहीं होगा, किसने कहा है भाई? कौन कह रहा है कोरोना के बारे में? ये भी बड़ी राव साहब आपका टेक। सर, इस वक्त जो डॉक्टर्स को तनहा छोड़ दिया, मतलब कराची के अंदर, लाहौर के अंदर मुतअद्दिद मरतबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस 4 महीने में हुई कि आप लॉकडाउन करें, हॉस्पिटल्स पे प्रेशर आएगा, दीगर बीमारियां जो हैं वो उनके ऊपर नज़रअंदाज हो जाएंगी, दीगर जो लोग हैं इतना प्रेशर आ जाएगा, लेकिन नहीं सुनी गई किसी सतह के ऊपर भी। ये भी मसला रहा है। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें अपने डॉक्टर्स को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए।
ठीक। और ये क्योंकि हम लोग तारीफ़ करने के अंदर इंतहाई कंजूस लोग हैं, इसलिए हम बात नहीं करते। ये सारा ब्रंट जो है वो बुनियादी तौर पे डॉक्टर्स के सर पे है, सामने है। इसके साथ हम एक और तबके को ओमिट करते हैं, दे आर पैरामेडिकल स्टाफ। जी। पैरामेडिकल स्टाफ भी उतने ही वल्नरेबल हैं जितने डॉक्टर्स हैं। और ये जो आपके वाईडीए के साहिब तशरीफ़ रखते हैं, इन्होंने बड़ी संजीदा बात की है कि हमारे यहाँ इसको एक सोशल स्टिग्मे की फॉर्म में लाया गया है और लोग नहीं बताते। लेकिन इसका आपको अंदाज़ा है कि इस स्टिग्मे के साथ कितनी बड़ी मार्केट वजूद में आ चुकी है। मैं अर्ज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास बहुत मैसेजेस हैं कई जगह के, मुख्तलिफ लोगों ने कंसल्टेंसीज घर पे शुरू कर दी हैं। ऑनलाइन? नहीं। अच्छा। वो पूरी उनकी टीम्स हैं। अच्छा। जो हर चीज़ अरेंज करती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल थिंग्स टू वेंटिलेटर, और वो आपको घर में आके ट्रीट करते हैं। ये पूरी एक मार्केट वजूद में आ चुकी है जिस पे आज तक बात नहीं हुई, और मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम के अंदर पहली बार किसी भी प्रोग्राम पे बात हुई है। और उसके चार्जेस जो हैं वो तकरीबन 60,000 रुपया पर डे हैं इस चीज़ के, यानी उसको गरीब आदमी को तो आपने उसमें से निकाल दिया। अब डॉक्टर्स की अप्रिशिएट करने के बाद, पैरामेडिक्स को अप्रिशिएट करने के बाद, आप देखिए कि क्या आपका हेल्थ सिस्टम इस पोजीशन में है, बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, कि वो इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर सके। लाजमी बात है, आंसर किसी भी रैशनलिस्ट का यही होगा कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इससे ज़िमनी तौर पे निकलता है कि सर आपने वोट को दे दे के हमने हर पार्टी को ट्राई किया, ठीक है, हमारे सिस्टम्स क्यों नहीं ठीक हुए? बंदों को हमने 20-20 साल मौका दिया, हमने एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सर का ताज बनाया, मसाइल वहीं के वहीं हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक, लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि मसाइल सर आपने 20 साल में, आपने वो 30 साल में, 40 साल में ब्रेक काम ही नहीं किया। ब्रेक लेनी है डॉक्टर, जिससे आप आगे निकल सकते। डॉक्टर सलमान काज़मी से लास्ट लाइनर। सर आप ये बता दें डॉक्टर साहब कि हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए 4 महीने में कितने हद तक पूरे हुए? वन लाइनर सर ब्रेक से पहले। देखिए जी, ये मेरा ख्याल है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें की जा रही हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें बहुत बुनियादी सतह की गलतियां हैं। जैसे अभी ये स्कूलों के ऊपर खोलने का प्लान कर रहे हैं, क्यों अस्पतालों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? बहुत ज्यादा मरीज आ जाएंगे, कम से कम 2 महीने का वक्फा दे के कोई ऐसा प्लान करें, क्योंकि जब पेशेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे तो फिर अस्पतालों में पहले बेड नहीं है, और फिर ये बच्चे जब बीमार होंगे, एक क्लास में 30-30, 40-40 बच्चे बैठेंगे तो वो सारे एक्वायर करेंगे, उनमें से कई बच्चे फौत भी हो सकते हैं, फौत हो भी रहे हैं बच्चे। तो ये शायद पता नहीं उनको ऑन ग्राउंड सिचुएशन का अंदाजा नहीं है कि अस्पतालों में क्या फेस कर रहे हैं हम, और जो फीडबैक दे रहे हैं लोग गवर्नमेंट को, वो शायद पूरी तरह की पिक्चर पेश नहीं करते कि नीचे क्या मसाइल हैं और ऊपर क्या मसाइल हैं। तो ये कुछ चीजें मेरा ख्याल है कि तभी हो सकती हैं जब सूबे के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टरों के साथ हर 15 दिन बाद एक मीटिंग रखें और डायरेक्ट लोगों से फीडबैक लें, ताकि उन्हें पता लग सके कि मसले कहाँ पे हैं। होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान काज़मी साहब। मैं यहाँ ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। For admission, visit your nearest campus. लेक सिटी, इस शहर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारी मैजेस्टिक लेक्स और लाहौर की ये सबसे सरसब्ज जगह यहाँ के माइक्रो क्लाइमेट्स और एयर क्वालिटी को कई गुना इंप्रूव करते हैं। लेक सिटी की प्लानिंग की है दुनिया के लीडिंग कंसल्टेंट्स और इंजीनियर्स ने। और मल्टी लेयर्ड क्वालिटी मेजर्स से इस इंड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को बना दिया है अगली कई सदियों के लिए इतना ही मजबूत, बिल्कुल हमारे इरादों की तरह। इन हाई क्वालिटी रेजिडेंसेस और गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स एंड पेंट हाउसेस से जुड़े स्टेट ऑफ द आर्ट रोड नेटवर्क्स पर चलते जाएं तो शॉपिंग मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स और जिंदगी के कई रंग चंद कदम पर ही मिल जाते हैं।
हमारा सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। अपनों से मिलने के लिए आते जाते रास्ते अब और करीब आ गए हैं। हर उम्र के बच्चों के लिए यहां पार्क्स भी हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर और जंगल से आए कुछ दोस्त भी। मल्टीपल स्कूल सिस्टम्स एंड टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हमारी ग्रैंड जामिया मॉस्क भी बस मुकम्मल होने के करीब है। Endless business opportunities. लाहौर's most exclusive clubhouse जल्द ही एक मेंबर्स क्लब बनने जा रहा है। इस शहर की रोशनी कभी ढलती नहीं है। यहां जिंदगी हमेशा जगमगाती है। लेक सिटी में मेरे साथ मोर देन 2000 फैमिलीज आपको अपनी इस दुनिया में वेलकम कहते हैं। लेक सिटी, अ वर्ल्ड विद इन। For admission, visit your nearest campus. द Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star स्कूल। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. वेलकम बैक। अली गौहर बलोच मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया अली भाई। अली साहब, ये पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान तो संजीदा नहीं रहे, ये ऐसा लग रहा है, ये तासुर रहा, आपकी जमात भी कहती रही, लेकिन आप लोगों ने भी इसके ऊपर कोई अपना लाहा अमल तो दिया नहीं। इजलास होता रहा, उसके बाद बजट भी इजलास हुआ। मतलब इतनी बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन, आप लोगों ने अपना क्रक्स बता दें कि पूरे 4 महीनों में मुस्लिम लीग नून क्या लाहा अमल लेके आई कि जो हम समझें कि वाह, अगर हुकूमत ये नहीं कर पाई तो बड़ा नुकसान हो जाता। देखिए, डे 1 से लेकर जिस फोरम पर भी सबसे पहले आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर ने एपीसी कॉल की तो उस वक्त ऑपोजिशन की सारी जमातें उसमें गई और डे 1 से हम इनको इस बात की तरफ इनकी तवज्जो दिलवाते रहे कि सबसे पहले आप अपने बॉर्डर सील करें और जो लोग पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं उनको लाने के लिए पहले क्वारंटाइन सेंटर बनाएं प्रॉपर तरीके के साथ और उनकी टेस्टिंग जो है उसका निजाम बेहतर करें। लेकिन आपने देखा कि तुफ्तान के बॉर्डर के ऊपर क्या हुआ। फिर जब इन्होंने एपीसी बुलाई उसमें शहबाज शरीफ साहब भी गए और आपको पता है कि उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब भी थे और आपने इनका गैर संजीदा रवैया देखा कि वो उस मीटिंग से न्याय साहब अपनी बात करके उठ गए और उन्होंने बाकी ऑपोजिशन के लोगों की बात भी ना सुनी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये गुजारिश करूंगा कि डे 1 से हम इन्हें कहते रहे कि अगर आप स्टार्ट के दिनों में आज भी अगर आज की फ्रेश न्यारी साहब की स्टेटमेंट सुने तो वो आज भी यही कह रहे हैं कि भाई मैं तो डे 1 से लॉकडाउन के हक में नहीं था। अगर सिर्फ 2 हफ्ते के लिए देखें गवर्नमेंट की मशीनरी किधर गई, इनके वुज़रा कहाँ गए। इन्हें चाहिए था लॉकडाउन करते और लॉकडाउन के दौरान कोई नरमी ना करते और साथ ही साथ जो अपने जितने भी अरेंजमेंट थे, जो इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाने थे, जो इन्होंने हॉस्पिटल्स में सहूलियात प्रोवाइड करनी थी, उस वक्त तक आपको पता है कि मर्द का फैलाव इस कदर नहीं था कि जो अब सूरत हाल है जितनी अमवात हो रही है और वही इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से आज पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। तो उस वक्त अगर ये ऑपोजिशन की बात सुन लेते, जिसके मीटिंग से ये उठकर चले गए, जब इन्होंने मुशावरत ना की और आज भी पूरी दुनिया कहती है कि अगर कुछ मुल्कों में हालात बेहतर हुए तो पूरे जायजा पूरी दुनिया का ले तो वो लॉकडाउन की वजह से हुए। अगर उन्होंने लॉकडाउन में नरमी की है तो वो ग्रेजुअली बाद में की है। लेकिन जो लोग बेरोजगार थे, जो दिहाड़ीदार तबका था, उनको आपने भाषण दिए, बातें बहुत की, सबज बाग दिखाए, लेकिन आपने अमली तौर पर और प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो उसमें मेरी गुजारिश यही है
कि ये डे 1 से अगर ऑपोजिशन के साथ मुशावरत करते, तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेते, और आपने देखा कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कितना ज्यादा मतलब है कि उनका चीफ मिनिस्टर, उनकी पूरी गवर्नमेंट चीखती रही कि भाई सर, आप कैसे ये करते हैं आप लॉकडाउन में लोगों के नरमी ना साथ करें। मुशावरत? आप लोगों को तो वो डे 1 से चोर, डाकू और पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वाले कहते रहे हैं। सेहत जी, के ऊपर बिल्कुल आप लोगों ने ठीक है। किया कुछ नहीं। वो इतने बिल्कुल, गिलों के साथ बिल्कुल। आप लोगों के साथ कैसे हाथ मिलाते? चोरों के साथ वो हाथ नहीं मिलाते सर। जी जी बिल्कुल, वो ठीक कहते थे कि वो उनको असल में जो उनके दाएं बाएं चीनी चोर बैठे थे, जो आटा चोर बैठे थे, वो उनको नजर नहीं आते थे। जब कोरोना पीक पे था तो खान साहब अपनी एटीएम मशीनों को भरने के चक्कर में थे और अपनी कैबिनेट में बैठकर कभी गंदम और चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत देते थे, कभी सब्सिडीज के नाम पर अरबों रुपए अपने जो उन दिनों में तो वो रिपोर्टें बैठे हुए बनवा रहे लोग थे। हैं उनको बांटते थे, कभी आमिर कैनी जैसे लोगों की दिहाड़ियां लगवाते थे। तो वाकई वो जब उन्होंने अपने लोगों की जेबें भरनी थी तो उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों को तो चोर कहना ही था, लेकिन वो वाकई उन दिनों में इन कामों में मसरूफ थे, इसलिए कोरोना के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे सके और अच्छा। आज उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। अगर न्याजी साहब उस वक्त मुशावरत का अमल रखते, संजीदा होते और इस अवाम को हालात के रहमो करम पर ना छोड़ते और उसके लिए जो कि उनकी नाम नेहाद उनकी 2 सूबों में उन्होंने नीचे गवर्नमेंट्स कायम की, अगरचे वो सिलेक्शन के जरिए की, और मरकज में अपनी हुकूमत कायम की, और आज तक इक़्तिदार के आप से 4 दिन पहले मीडिया पे 2 दिन पहले मैं देख रहा था जब खान साहब कराची गए हैं तो उनका एक मेन्यू आ रहा था कि जिधर वो लाड़काना में गए हैं तो उनकी खातर मदारत के लिए कितने हिरन ज़िबा हुए हैं, कितने तीतर ज़िबा हुए हैं, और प्रोटोकॉल में 100 से ज्यादा गाड़ियां थी। जब कंटेनर पर खान साहब खड़े होते थे तो क्या भाषण देते थे? उस वक्त कंटेनर पर खड़े होकर भाषण देते थे, आज खान साहब हुकूमत में बैठ के भाषण देते हैं। हालांकि इनको डिलीवर करना चाहिए था, इनको आवाम को सहूलियात प्रोवाइड करना चाहिए थी, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया जो उनके जिम्मे है, और वही काम कर रहे हैं जिस तरह से कि वो कंटेनर के ऊपर बैठ के। अच्छा लगारी साहब, ये जिस तरह कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अगर इसे मुशावरत कर लेते तो मामला थोड़े सही होते, मुशावरत की नहीं, क्या वजह थी? क्यों नहीं मुशावरत करते? और क्या अब भी टाइम है, कर सकते हैं मुशावरत? एक इशू के ऊपर हम ना कश्मीर के ऊपर एक दूसरे के साथ हाथ मिला पाए और ना ही पैंडेमिक सूरत हाल में, क्यों? पहले मेरा ख्याल था कि शायद उनका इंटेंशन पाकिस्तान को एक क्लीन, एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक आगे बढ़ता हुआ मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। वाकई वो एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से, इंतहाई दुख से, इंतहाई तकलीफ से ये कहता हूँ कि शायद वो इसी एजेंडे के साथ आए थे जिस एजेंडे पर आज अमल हो रहा है। उनके क्रोनीज ने जो लूट मार मचाई हुई है, जो इर्द गिर्द से इस पाकिस्तान के वसाइल को शीर मादर की तरह हड़प करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे कि जिस तरह से, और कोई पूछने वाला नहीं है, वो मुतसिब आज़म जो एक एक बात पर जो है वो आगे बढ़ बढ़ कर जो है वो हमले करते हैं अपोजिशन पर। हुकूमत की बारी आती है तो कहते हैं कि क्यों, क्या मैं अगर कुछ करूंगा तो हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, आपको ये ठेका दिया गया है कि आप हुकूमत को गिरने से बचाएं, वो तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने के लिए ही शायद बरसरे इक़्तिदार है, शायद इनका एजेंडा ही यही था, या इन्होंने इसी तरह ही करना था पाकिस्तान के साथ, जो इनके दौर में हुआ है। अब आप देखें कि आप पाकिस्तान कहाँ जाकर पहुंचा है। पाकिस्तान की शरह नमू जो है वो माइनस में चली गई है। क़याम पाकिस्तान के बाद इतनी बड़ी क़यामत पाकिस्तान पर कभी भी नहीं टूटी जो अब टूटी हुई है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के हालात ऐसे थे, इसके बावजूद कि 300 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा था, ये उस वक्त सब्सिडीज दे रहे थे अपने साथ बैठे हुए लोगों को, और अपनी ही सरबराही में इसको मंजूर कर रहे थे। यार, काबीना का इजलास की सदरत तो आप कर रहे थे, आपने अप्रूवल आपने दी। अब किस बात की इंक्वायरी कमेटियां बन रही हैं? किस लिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? कौन सी? अच्छा, फिर ये रिपोर्टें आई हैं, आपने फ्रांसिक इन्वेस्टिगेशन कराई, उसकी रिपोर्ट, आपने रिपोर्टों पर क्या अमल दरामद किया? आपने एक अपने जो डिफेक्टो नाअहल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनको जहाज से बाहर भेज दिया, और बाकी यार आप चुप करके सुकून से बैठ गए, अपोजिशन पर इल्जामात लगाए और अब अपोजिशन के पीछे फिर लाठी उड़ा। आपका पॉइंट राव साहब, कितना बड़ा सालिहा चाहिए? आप जिस तरह कह रहे थे
ये मॉब है, कौम नहीं बन सकती। मैं ये नहीं कहता अल्लाह ना करे कोई सानहा हो, लेकिन 71 से लेकर अब तक हमने बड़े सानहात देखे हैं। हमने APS भी देखा है जो आर्मी सिर्फ सानहे देखे और क्या देखा है। तो क्या कौम बनाएगा? देखिए क्या चीज़ चाहिए हमें? अच्छा, आप तो बहुत ही मुश्किल सवाल कर रहे हैं। ये इनफैक्ट पॉलिटिकल डिस्कशन से मैं निकलना चाहता हूँ, और मैं इसमें कभी भी जाना नहीं चाहता कि फ़लाँ ने फ़लाँ किया, करप्शन किसने की, किसने नहीं की। सर, सिंध का बंदा करप्शन की बात करे, मैं चुप कर गया हूँ, मैं कोई बात नहीं करूँगा आगे। ठीक है, मतलब छोड़ें आप इन चीज़ों को। ये हमारा बड़ा प्रेशियस टाइम है जिसमें लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल कि क्या कौम कैसे बने? हाँ, ये तो आपका ये सर बुनियाद है, ये बुनियाद है। देखिए जो अवेयरनेस है, जो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा पीक है, वो इस वक्त मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थ्रू वो लोगों को बताया जा रहा है। लोग फिर भी नहीं मान रहे। यही है ना, आपके टेलीफोन के मोबाइल का इवन जो कॉल है जी, वो भी उन्होंने सेंसिटाइज कर दी है कोरोना के मुतालिक जी, फिर भी आप नहीं मान रहे। अच्छा, आप इतने माशाल्लाह जुगादरी हैं कि अगर इंटरनेट पे कोई लगा दे कि डेक्सामेथासोन जो है, जो कि स्टीरॉइड है, वो इसमें मदद कर सकती है, आप दुकानों से गायब कर देते हैं और अगले दिन आप उसके बाद उसे ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं। प्लाज्मा के मुतालिक कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी होगी। प्लाज्मा का एक जो थैली आप कह लें उर्दू में 5 से 6 लाख रुपए की बेच रहे हैं। ये आपका रवैया है, ये आपकी कौम है, ये अच्छा इसी कौम से लीडर बनने हैं ना जी। कोई फ्रांस से आके पाकिस्तान में तो हुकूमत नहीं करेगा। वैसे माजरत के साथ वाशिंगटन से तो करते रहे हैं हुकूमत, लेकिन अभी तक और किसी मुल्क की बारी नहीं आई। गुजारिश है कि जिस तरह के लोग होंगे उनकी रिफ्लेक्शन होगी लीडरशिप। ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल एक मुश्किल तरीन लोगों का रवैया ले लें और उसके बाद आप कहें जी हमारा जो कैथारसिस होने के बाद हमारा जो लीडरशिप आएगा वो कमाल आएगा। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री में एक एविडेंस नहीं है इस चीज की सिवाय नबियों के। यस, वो डिविनिटी से रूल होते हैं। सर, आपकी 22 करोड़ लोग जब नहीं रियलाइज, 22 करोड़ में से आप 21 करोड़ कह लें नहीं रियलाइज कर रहे, तो मुझे कोई तरीका बताएं सर। यानी इससे ज्यादा कोरोना के मुतल्लिक अवेयरनेस क्या होगी कि डॉक्टर्स चीख के कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं, लोग फिर भी नहीं मान रहे। वजीर आजम का जो रवैया शायद देखिए, अब आपको मैं ये लॉकडाउन पे बहुत बात हुई है, मैं प्रोफेशनल अर्ज करूंगा सर। 30 सेकंड। सर, लॉकडाउन इज प्रिवेंशन, ठीक है, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट। ठीक है। अली भाई, ये वजीर आजम ने जो नारा लगाया था पहले दिन रियासत मदीना का, तो आप लोग मिल जाते ना, वो आपको नहीं भी मिला रहे तो आप चले जाते बेगानी महफिल में अब्दुल्ला दीवाना बन के। आपको तो ये नारा पसंद नहीं था? बड़ी मजाक का खेज बात है। आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने पूरी ऑपोजिशन के टाइम में मदीना की रियासत की बातें की और मदीना की रियासत की बातें कर करके और अल्टीमेटली जो ट्रेन है वो कादियान की तरफ चला दी, तो बताएं कि कौन सा काम ऐसा है जो न्याजी साहब ने किया है जिसमें कोई मदीना की रियासत की झलक नजर आती हो? जो आज इस मुल्क में हो रहा है, आज पाकिस्तान के अवाम दर-बदर है, महंगाई का तूफान है और मुखालफीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो मुझे बताएं कि इन हालात में क्या मदीना की रियासत ऐसे थी? क्या उसमें इंसाफ ऐसे होता था? क्या इर्द गिर्द के लोग जो थे वो खुदा न खास्ता मदीना की रियासत में, तो मतलब है इनको शर्म आनी चाहिए कि इर्द गिर्द चोरों को बिठा कर ये मदीना की रियासत की बातें करते हैं। क्या 100 गाड़ियों को प्रोटोकॉल लेते हैं और मदीना की रियासत की बातें करते हैं। दावतों में तीतर बिटेर और हिरन खाते हैं और मदीना की रियासत की बात करते हैं। कंटेनर पे खड़े होकर डांस करते हैं और सामने जलसे वालों को डांस करवाते हैं और मदीना की रियासत की बातें करते हैं। तो मेरा भाई, आज मदीना की रियासत में इनके मजहबी अमूर कह रहे हैं कि जो कादियानियों से मुतल्लिक वो बिल लाने की कोशिश की और फिर आगे से इन्होंने रिएक्शन देख के उस पर खामोशी इख्तियार की। 5 वज़रा ने उसकी सपोर्ट की और न्याई साहब खुद कादियानियों के हक में बोलते हैं, बयानात देते हैं।
तो आप देखिए नजीर लगारी साहब, कि ये- आपका लास्ट ये take, 30 मदीना सेकंड। की रियासत तो नहीं है। इसी के ऊपर नजीर लगारी साहब। लास्ट टेक है मेरा, लास्ट टेक जो है वो मेरा प्रोटेस्ट है। मेरे इंतहाई मोहतरम राव साहब ने जो बात की है वो मैं अभी तक उसमें उलझा हूँ। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ, मुझे दुख है। क्या मतलब है, सिंध के आदमी से मैं बात ही नहीं करूंगा? सिंध का आदमी चोरी की बात कर रहा है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसे नहीं सिंध का आदमी तो है। नहीं नहीं लगारी साहब, मैंने की बात बिल्कुल कर- ये अर्ज नहीं किया। मैं आपकी हद दर्जा इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं बड़ा बात नहीं एहतराम करना करता हूं। चाहता, मैं करप्शन पे बात नहीं करना चाहता। मैंने ये अर्ज की थी, आप प्रोग्राम मैंने निकलवा आप के देख करप्शन लीजिए, पर मैंने बात करें ना करप्शन करें, का जिक्र मैं किया था। करप्शन पर बात करूंगा। नहीं सर, मैं नहीं करप्शन हुई है इस मुल्क के अंदर। सर, मैं इस नहीं मुल्क को लूटा गया है और इस मुल्क की लीडरशिप को बदनाम किया गया है, रुस्वा किया गया है। जो बंगाल से थे उनको कहा गया कि बंगाली चोर हैं। ये कहा गया कि ए.के. फजलत जिसने करारदाद लाहौर पढ़ी थी, ये पेश की थी, उसको आप कहा दुरुस्त गया फरमा कि रहे तुम हैं, चोर। दुरुस्त फरमा रहे हैं हुसैन शहीद कहा गया कि दुरुस्त तुम फरमा चोर रहे हो। हैं।